welcome to the session of Arihant Padhaku. I'm your maths mentor Zoha Khanum. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि अब हम स्टार्ट करेंगे अपने सैम्पल पेपर की सीरीज़, वो भी किस बुक से, जो कि अरिहंत ने पब्लिश की है. ठीक है, अगर आप चाहें तो आप भी इस बुक को परचेज़ कर लें. इससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी, बिकॉज मैं भी आपको यहाँ पढ़ाऊँगी और आप खुद भी पढ़ सकते हैं. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सैम्पल पेपर 1. पेपर का पैटर्न स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम है जैसा कि सीबीएसई ने इशू किया था. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पैटर्न देख लेते हैं. सो पेपर का पैटर्न आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हम लोग सॉल्व करेंगे. बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इजी होते हैं, वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं. ओके, या उसके लिए भी अगर बुक्स अवेलेबल हैं तो आप उसे भी परचेज कर लें. सो कितने क्वेश्चंस, कितने सेक्शंस होने, हमारे 3 सेक्शंस होने हैं. ठीक है, जिन बच्चों ने सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने इशू किए थे उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने उनकी भी वीडियोस बनाई हैं. आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा. चैप्टर वाइज सारे चैप्टर की भी वीडियोस है, सैम्पल पेपर की भी वीडियोस हैं, एंड 2 मैंने केस स्टडीज़ की वीडियो बनाई है, उसे भी चेक कर लीजिएगा. ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है. सो सेक्शन ए स्टूडेंट 20 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे. सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के हैं और आपको कोई भी 16 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 20. सिमिलरली सेक्शन बी भी आपका 20 क्वेश्चंस हैं इसमें, जिसमें से आपको 16 अटेम्प्ट करने हैं एंड सारे क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के. देन लास्ट वी हैव सेक्शन सी, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस होंगे एंड आउट ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 8 क्वेश्चंस. ओके, और ये दो जो 8 क्वेश्चंस होंगे ये आपकी केस स्टडी पे बेस्ड होगा. ठीक है, केस स्टडी के बारे में आई होप आप लोग काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके होंगे और पेपर में आपके कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है. टाइम की बात करें तो स्टूडेंट्स 90 मिनट्स है आपके पास. पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न होगा उसको सॉल्व करने के लिए, और मैक्सिमम आपके मार्क्स 40 हैं. 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, जिसके बारे में आपको पहले से ही पता है. ओके, सो लेट्स मूव टू सेक्शन ए. ठीक है, सेक्शन ए इज ऑफ 16 मार्क्स. आउट ऑफ 20 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 16, बट सिंस वी आर सॉल्विंग द सैम्पल पेपर, सो हम लोग सारे ही क्वेश्चंस देखेंगे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. The product of a non-zero rational number and an irrational number is. Okay, क्या प्रोडक्ट होगा एक नॉन जीरो रैशनल. नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं ले सकते, जीरो के अलावा आप कोई भी रैशनल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड एन इरैशनल नंबर. इरैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो होता है जिससे किसी भी नंबर को अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन दिस इज रैशनल नंबर. ओके, और अगर कोई नंबर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता तो वो इरैशनल नंबर है. जैसे कि जितने भी आपके प्राइम नंबर्स विद इन स्क्वायर रूट होते हैं या आपके नंबर्स विद इन क्यूब रूट होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स ले लीजिए, ऐसे नंबर्स आपके क्या होते हैं, या प्राइम नंबर अगर आपके स्क्वायर रूट के अंदर हैं, क्यूब रूट के अंदर है, तो ये सारे इरैशनल नंबर होते हैं. ठीक है, सिंपल मीनिंग में अगर मैं बात करूं तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/7. ओके, अगर आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन करते हो यानी इसकी डेसिमल में वैल्यू फाइंड करते हो और वो नॉन टर्मिनेटिंग साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी होती है. ठीक है, ना ही वो फ्रैक्शन आपका, ना ही वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपका ओवर हो रहा है. जस्ट अ सेकेंड. यस, ना ही वो आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ओवर हो रहा है और ना ही उसके जो डिजिट्स हैं वो आफ्टर अ रेगुलर पैटर्न रिपीट कर रही हैं, तो ऐसे नंबर या ऐसा आपका क्या हो जाएगा, ये एक इरैशनल नंबर हो जाएगा. ओके, सो जनरली हम लोग क्या ले लेते हैं, जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं कि जितने भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के अंदर अगर आपका प्राइम नंबर कोई आ गया तो ये आपका इरैशनल ही होता है. ठीक, तो अगर किसी रैशनल नंबर से आप इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा इरैशनल नंबर आएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने रैशनल नंबर लिया 2 और इरैशनल नंबर ले लिया स्क्वायर रूट 2. अब आपको इस स्क्वायर रूट की 2 की वैल्यू अगर पता है तो 1.24 समथिंग ये चलती चली जाती है, नेवर एंडिंग वैल्यू. तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा, वो भी तो एक नेवर एंडिंग आंसर आएगा, 2.48 समथिंग. ओके, सो ये क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर का जो आंसर होता है वो ऑलवेज इरैशनल होता है. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Under root 2 times the distance between 0, 5 and -5, 0 is. ओके, सो आपको क्या दिया गया, आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए. सबसे पहले आप इसमें x1
और y1 कर लें और इसे x2 और y2। अब आपको क्या पता है, डिस्टेंस बोली है तो डिस्टेंस के लिए हमें किस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा? ऑब्वियस है डिस्टेंस फॉर्मूले का। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख लेते हैं, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। सो अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं सामने ही। अब आप जस्ट सिंपली इसकी वैल्यू रख लीजिए। क्या हो जाएगा? -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? -5 माइनस 0, आंसर -5 आना है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ये भी आपका 25 आ गया। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल गई? यहाँ से मिल गया आपको √50। नाउ √50 में आप क्या करिए, जो चीज़ बाहर आ सकती है स्क्वायर रूट के, उसे बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या बाहर आ सकता है? 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 बाहर आ सकता है, अंदर बचा आपका √2। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? √2 टाइम्स द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस आपकी आ गई 5 √2 और इसका आप √2 टाइम्स करेंगे, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? 2। फाइनल आंसर आपका आ गया 10। Okay, so which option is right? Option number A is the right. Next question. The circumference of a circle of diameter 21 centimeter. This is a very easy question. Diameter दिया है, अगर diameter आपको पता है 21 तो रेडियस क्या हो जाएगा? 21/2, ठीक है। Circumference का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या होता है? 2πr। जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी बहुत बार। अगर आपको स्पेसिफिकली ये नहीं दिया है कि पाई आपको पॉइंट में रखना है, यानी कि 3.14 रखना है, अदरवाइज आप हमेशा फ्रैक्शन वाली ही वैल्यू लेके चलेंगे। सो फ्रैक्शन में क्या होता है? 22/7, रेडियस आपके पास है 21/2, जो डिविजिबल है उसे डिवाइड कर लीजिए। फाइनल आंसर आपके पास आया 66। सो विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट, ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अगर आपके पास बुक है स्टूडेंट्स, जो आपकी मर्जी है आप बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक होगी तो ज़्यादा बेहतर है। जो मैं बता रही हूँ आप देख भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, उसमें राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। अलग से आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आप अपनी बुक में ही सब कुछ लिखा होगा, आप उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो जिनके पास है, जिन्होंने ऑलरेडी परचेज कर ली है, देख लीजिए आपकी बुक में आपको ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है। आगे क्या लिखा गया है कि आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0 है। देन आपको सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ अल्फा प्लस क्या इक्वेशन दी गई है? हमें एक ये इक्वेशन दी गई है एंड दूसरी हमें ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, व्हाट यू विल हैव अल्फा बीटा प्लस अल्फा, then again multiply this 1, you will have beta plus 1 equals to 0. Okay, so from here you have alpha beta is equals to -1 minus alpha minus beta, correct. Now this is the given equation. अब आपको पता है, आपने एक इक्वेशन पढ़ रखी है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो आपके अल्फा बीटा में है। क्या इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। आई होप आपको ये इक्वेशन पता हो। अगर आपको जीरोज दिए गए हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ द जीरोज दिया गया, आप इक्वेशन में लिख के तुरंत ही इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन दो इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे, ठीक। जब आप कंपैरिजन करोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये इक्वेशन आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो इसका बीच वाला पार्ट है, ये आपका क्या है? मिक्स है। अभी आपको इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट मी चेंज द कलर। देखिए fx क्या कर लिया, हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, x² माइनस px माइनस p माइनस c, ठीक है। अब आप क्या करिए, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, थोड़ा सा और भी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कि जो कांस्टेंट वाला पोर्शन है आप उसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। p प्लस c ये क्या है? ये कांस्टेंट वाला पोर्शन है, हमने इसे एक ब्रैकेट में कर दिया। नाउ दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ये आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। नाउ कंपेयर दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम हियर? वैल्यू ऑफ p इज अल्फा प्लस बीटा, राइट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ओवर हियर? दैट इज c, ठीक है। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c की वैल्यू आपकी हो जाएगी अल्फा बीटा, ठीक है। नॉट c की वैल्यू, कांस्टेंट आपका पूरा क्या है? p प्लस c है, ठीक है, वो भी माइनस में।
तो आपको पूरा लेना पड़ेगा -p + c = अल्फा बीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा है c किसके बराबर होगा ये निकालिए, ठीक ना। अल्फा बीटा की वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रखिए, जो दो आपकी वैल्यूज मान लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन की सेकेंड इक्वेशन और ये आपकी थर्ड इक्वेशन। आपको थर्ड में फर्स्ट और सेकेंड की वैल्यू रखनी है। सो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से, -p - c -1 और -अल्फा + बीटा, यानी कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, p, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं p। सो ये हो गया -p। नाउ फ्रॉम हियर कैलकुलेट द वैल्यू, ये आपका p से p कैंसिल आउट हो गया, सेम साइन है, तो c आपका क्या आ गया 1, बिकॉज दोनों ही तरफ माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, c की वैल्यू क्या आ गई 1। सो विच ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, ओके। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, वीडियो को पॉज करके फिर से इस क्वेश्चन को, फिर से इस वीडियो को देखिए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द इक्वेशन हैज सोल्यूशन x = 2 y = 1, ठीक है। कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन ये होगा, तो अगर ये दो x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर ये किसी इक्वेशन का सोल्यूशन है स्टूडेंट, तो फिर वो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे ऑप्शंस में इन वैल्यूज को रख के चेक करना है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन में रख के चेक करते हैं हम लोग। सो 2 × 2 + 7 × 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे हम सारी इक्वेशन में और चेक करेंगे क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर है। सो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 7, क्या आंसर आया 11। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट ऑप्शन है। तो जब हमें फर्स्ट मिल गया तो बाकी ऑप्शंस आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ओके। सो फर्स्ट ही आपका राइट ऑप्शन होगा, बिकॉज वैल्यू रखने पे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 119 स्क्वायर - 111 स्क्वायर इज, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकाल के बताइए ये कैसा नंबर है, प्राइम है, कंपोजिट है, ऑड प्राइम है या ऑड कंपोजिट है। आई होप आपको कंपोजिट नंबर के बारे में पता हो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स 3 या 3 से ज्यादा होते हैं उन्हें कंपोजिट कहते हैं, और प्राइम जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद, ओके। सो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बेसिक मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आप 119 का स्क्वायर निकालें फिर 111 का स्क्वायर, दैट विल बी टाइम टेकिंग। हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आप क्या करिए आप यहाँ पे करिए कि 119 को कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 119 यानी कि अगर ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है तो क्या इसकी कोई आइडेंटिटी अवेलेबल है? ऑफ कोर्स अवेलेबल है। a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या हो जाता है, विद इन ब्रैकेट a + b a - b। सो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करेंगे। चलिए एक ही जगह रख दीजिए 119 + 111, दूसरे ब्रैकेट में 119 - 111। यहाँ पे आप इसको सम करिए, क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 230। यहाँ पे आपका ब्रैकेट है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। 119 में से 11 माइनस किया 111, 8 आंसर आया। नाउ व्हाट इज द आंसर, मल्टीप्लाई इट 8 3 24, 2 कैरी 8 2 16, दिस इज 1840। नाउ विच टाइप ऑफ नंबर इज दिस, 1840 आपका एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, नॉट ऑड। ऑड क्यों नहीं है, क्या ये ऑड नंबर है? ऑब्वियसली नॉट, ये 2 से डिविजिबल है तो ये इवन है, ठीक। सो ये आपका क्या ऑप्शन हो गया, सेकेंड ऑप्शन, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the probability that a leap year has 53 Sundays is, so this is from the chapter probability, और ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी कराया है, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटी है कि एक नॉन लीप ईयर में 53 संडे आए, ठीक है। तो अगर एक नॉन लीप ईयर के हम टोटल डेज की बात करें तो जो ईयर लीप ईयर नहीं है उसमें टोटल डेज कितने होते हैं, 365 होते हैं, ठीक। अब हम काउंट कर लेते हैं इसमें कितने वीक्स आएंगे, क्योंकि जितने वीक्स आएंगे उतने संडे तो ऑलरेडी आएंगे ही, वो तो डेफिनेट है कि वो तो आने ही आने हैं। सो वीक्स निकालने के लिए एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। सो वीक निकालने के लिए आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। कितने आंसर, क्या आंसर आएगा आपका, आंसर आएगा 7 2 14, यानी कि +1 आपका रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब 52 वीक्स तो कम्प्लीटली आने ही आने हैं, तो इतने संडे तो आएंगे ही। 52 संडे आपके कंफर्म हो गए कि ये तो आना ही आना है। बचा एक दिन। अब उस एक दिन में पॉसिबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि क्या संडे आ सकता है। तो संडे आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक दिन में कितने सारे डेज आ सकते हैं भाई, जितने वीक में डेज होते हैं वो सारे डेज आ सकते हैं, यानी कि आपका संडे आ सकता है एक दिन में, हो सकता है संडे आ जाए। अगर ये 52 वीक का लास्ट डे आपका सैटरडे हुआ तो नेक्स्ट जो 1 डे बचा हुआ है वो क्या होगा, संडे हो सकता है।
अगर यहाँ पे लास्ट डे संडे हुआ तो ये फर्स्ट डे क्या हो सकता है, जो एक डे बचा है वो मंडे हो सकता है। इसी तरीके से हम मान सकते हैं कि सारे डेज आने की पॉसिबिलिटी है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो कितने हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम के लिए हमें सिर्फ संडे देखना है, यानी कि एक फेवरेबल आउटकम है, ठीक है। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालने के लिए फेवरेबल आउटकम हमें कहाँ रखना होता है, न्यूमरेटर में, ठीक। नीचे क्या रखना होता है, डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स। तो एक दिन में कितने टोटल पॉसिबिलिटी बन रही है, 7 डेज है, 7 पॉसिबिलिटी बन रही है। इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी, 53 संडे आने की 1/7 हो जाएगी। ओके, सो दिस लास्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 3 is 1 0 of the polynomial, this is the given polynomial equation, then the value of a, अब आपको यहाँ पे a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक जीरो आपको दिया गया है, दैट मीन्स हम मान लेते हैं कि अल्फा दिया गया है, अल्फा दिया गया है, ठीक है, या बीटा दिया गया है, वट एवर यू कैन, जो भी आप मानना चाहें, ठीक। अब आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया गया है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू रखने पे आपकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो जीरो आंसर देगी। तो इसका मतलब अगर आपका एक जीरो गिवन है, तो अगर हम f ऑफ 3 निकाल लें, यानी कि x की वैल्यू में अगर ये जीरो पुट कर दे, ये 3 पुट कर दे, तो फिर ये fx किसके बराबर हो जाएगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन x की जगह 3 रखने पे जीरो आंसर देगी, तभी तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3 होगा, ठीक। तो हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसमें x की जगह 3 पुट कर दीजिए। सो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1, x की जगह अगेन आप 3 पुट कर दीजिए, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। नाउ ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी इक्वेशन बन गई जिसको आप सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 3 का क्यूब क्या, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 9 81। सो हियर ओपन दिस ब्रैकेट, दिस विल बी 3, ओके, एंड ओके, ये 3 आपका बाहर भी है, तो ये हो जाएगा आपका 9a और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 9, प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 81 में आप 9 ऐड करेंगे हो जाएगा 90, 90 में 5 ऐड किया 95 इज इक्वल्स टू 9a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 95/9। क्या डिविजिबल है किसी से भी, नहीं, बिल्कुल डिविजिबल नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3 से भी डिविजिबल नहीं है 95, सो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -3 5 लाई, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में आपका ये कोऑर्डिनेट लाई करेगा। तो आप देखिए क्या यहाँ पे x क्या है, निगेटिव है, x निगेटिव है और y पॉजिटिव है। ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है, अगर आप ऐसे नहीं याद कर पा रहे तो आप ऐसे क्वाड्रेंट्स बना लीजिए। देखिए यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, बिकॉज x, देखिए x इधर का y इधर का, इसमें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। जब हम इस साइड आएंगे तो यहाँ x क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट, सेकेंड, यही तो पूछ रहा है हमसे, ठीक है। सो विच ऑप्शन इज राइट, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आपका -3 5 लाई करेगा। बाकी भी देख लेते हैं, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ आपके दोनों ही निगेटिव हो जाते हैं, ठीक। y भी आपका नीचे निगेटिव हो जाता है, x भी इधर निगेटिव, तो -x -y। लास्ट क्वाड्रेंट होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या होता है, x पॉजिटिव रहता है लेकिन y क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। सो दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है, किसी और सैम्पल पेपर में हो सकता है किसी और क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आपको ये 4 क्वाड्रेंट में ये पता है कहाँ क्या निगेटिव होता है, कहाँ क्या पॉजिटिव, सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of two numbers is 137 and their difference is 43। क्वेश्चन कह रहा है दो नंबर्स हैं जिनका सम 137 है और उनका डिफरेंस क्या है, 43। तो एल्जेब्रिकली इस सिचुएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम सपोज कर लें, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, ओके। सो अगर दो नंबर x एंड y है तो फर्स्ट कंडीशन जो आपकी दी गई है, इसके हिसाब से हमें पहली इक्वेशन क्या मिली कि x प्लस y 137। सिमिलरली दूसरी कंडीशन क्या मिली, डिफरेंस। जब बात डिफरेंस की होती है तो हम किसी को किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, अगर नंबर दिया होता तो हम हमेशा बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंस का यही मतलब होता है, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना। बट सिंस वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x एंड y, सो हम किसी को भी किसी से कर सकते हैं। लाइक हमने ले लिया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 43। अब आप चेक कर लें क्या यहाँ से इन दोनों से सिमिलर कोई इक्वेशन आपको मिल रही है।
सो फर्स्ट वाली देखिए, फर्स्ट वाली में डिफरेंस के बारे में बोल रहा है 137, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। सेकेंड में आपका अभी कुछ यहाँ पे अगर हम देखें 137 के बराबर 6xy आएगा, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ xy, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। फोर्थ भी आपका गलत है बिकॉज यहाँ पे सम 43 बोल रहा है। सो विच ऑप्शन इज राइट? सी ऑप्शन। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ये बोल देता कि नंबर्स फाइंड आउट करिए, सो हम क्या करते, पहले इन दोनों इक्वेशन को लिखते एंड देन हम इन्हें क्या करते, सॉल्व कर लेते साइमल्टेनियसली। लीनियर इक्वेशन है, आप दोनों को ऐड करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x के बाद आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, सो दोनों नंबर्स आ जाएंगे। सो दो तरीके के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। सो विच ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, if the sum of the circumference and the radius of a circle is 51 centimeter, then the radius of circle in centimeter। क्वेश्चन कह रहा है अगर circumference का सम और radius of a circle 51 के बराबर है तो आप इसका radius कैलकुलेट करिए। सो क्या इक्वेशन दी है? c plus r is equals to 51। now what is the formula of c for a circle? it is 2 pi r plus r is equals to 51। now put the value of pi over here, what value? 22 by 7, okay, multiply r plus r is equals to 51। now these are two like variables r and r, आप यहाँ पे LCM ले सकते हैं। LCM लेंगे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 44r, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7r is equals to 51। now what we get 51r upon 7 is equals to 51। this 51 will be divided by this, at last you will have radius is equals to 7 सेंटीमीटर, बिकॉज क्वेश्चन ने बोला यार सेंटीमीटर में होना चाहिए, सो ये आपका 7 सेंटीमीटर आंसर है। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर such that AB is equals to 9.1, DE is equals to 6.5। ओके, नाउ जैसे ही क्वेश्चन आपका ट्राइंगल चैप्टर से है, सबसे पहला काम क्या है, आप ट्राइंगल ड्रॉ करिए। ठीक है, फिगर ड्रॉ करने से क्वेश्चन ज्यादा इजीली समझ में आता है। सो दिस इज AB and C and it is similar to another triangle whose name is DEF। now write down the values given to you। AB is equals to 9.1, so ये साइड आपकी 9.1 सेंटीमीटर है। DE is equals to 6 and this is 6.5 सेंटीमीटर। now what else is given? if the perimeter of triangle DEF, इसका perimeter आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है, so find out the perimeter। now you have to find out the perimeter of this triangle। ओके, सो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पे। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका पेरीमीटर का रेशियो किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, अब दो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको दी गई हैं, सिमिलर है, ये हमें पहले से बता दिया गया है। सो पेरीमीटर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लेते हैं हम AB और DE, जिसकी डायमेंशन आपको दी गई है। इसका रेशियो किसके बराबर होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, राइट। नाउ पुट द वैल्यूज, 9.1 अपॉन 6.5। ABC का पेरीमीटर आपको कैलकुलेट करना है, DEF का आपको 25 सेंटीमीटर दिया है। रिमूव दिस पॉइंट बिकॉज नीचे ऊपर दोनों ही है। ठीक है, इज इट डिविजिबल? यस। हाउ मेनी टाइम्स? 13 टाइम्स बाय 5। दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 टाइम्स। 13 से 91 डिविजिबल है, ऑफ कोर्स 7 टाइम्स डिविजिबल है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P you have 7 multiply 5, that is 35 centimeter। so the perimeter of triangle ABC is 35 centimeter, last option, correct। next question number 13, the value of A is given to you, this, the value of B is given to you and the value of C is given to you। what else is given to you कि LCM जो है इन तीनों का वो ये है। ओके, सो LCM आपको ABC का गिवन है। अब आपको पता है जब हम LCM लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, अगर आपने जो हमने 5th 6th में LCM के बारे में पढ़ रखा है, लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम सबसे पहले, और जब हम LCM लेने की बारी आती है तो हम सारे नंबर्स लेते हैं प्लस वो नंबर्स जो कॉमन है उनकी हम कौन सी पावर लेते हैं, उनकी हम सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। A, B और C में आप ये देखिए कि कौन सा नंबर कॉमन है। कॉमन है कोई नंबर, 3 कॉमन है, ठीक है, तो 3 की हम कौन सी पावर लेंगे? हाईएस्ट, लाइक 3 to raise to the power n। और क्या कोई और नंबर कॉमन है? नहीं। लेकिन कॉमन के अलावा भी हम LCM में सारे नंबर्स लेते हैं, तो और क्या नंबर है? 2 है, तो 2 की भी हम हाईएस्ट पावर लेंगे, दैट इज 2 क्यूब। 5 है, 5 की भी हम हाईएस्ट पावर लेंगे, 5 की हाईएस्ट पावर में खाली 5 ही है, तो हमने 5। सो दिस इज द LCM ऑफ ABC।
अकॉर्डिंग टू अस जो हमें वैल्यू दी गई है उस हिसाब से ये एलसीएम होना चाहिए। बट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि एलसीएम आपका क्या है, ये है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, यानी कि 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5, ये क्वेश्चन कह रहा है। सो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 क्यूब से 2 क्यूब कैंसिल आउट हो गया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 3 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर n। अब यहाँ पे आपको पता होता है पावर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर बेस इक्वल है तो पावर्स उनकी क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब n की वैल्यू आपको क्या मिली, 2। ठीक है, सो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a paper is in the form of a rectangle ABCD in which AB is equals to 18 and BC is equal, again this is a question जिसमें हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ड्रॉ द फिगर, ABCD आपका एक रेक्टेंगल है। Now the dimension of AB is 18 centimeter and the dimension of BC is 14 centimeter. Correct? Now a semicircular portion with BC as diameter is cut off. क्वेश्चन कह रहा है एक सेमी सर्कुलर पोर्शन कट कर लिया जाता है और उस सेमी सर्कुलर पोर्शन का जो डायमीटर है वो ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का BC है, यानी कि ये मान लेते हैं ये एक सेमी सर्कल पोर्शन है जो हम कट कर लेंगे जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग। अब आपको इस रिमेनिंग पेपर का एरिया कैलकुलेट करना है। वेरी इजी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्या करना है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ABCD से आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब ये आंसर तभी मिलेगा जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होगा कि सेमी सर्कल के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी है। सो ABCD का फॉर्मूला तो भाई हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और सेमी सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, बिकॉज ये सर्कल का आधा है तो हम क्या ले लेंगे इसमें, पाई आर स्क्वायर बाई 2। करेक्ट। नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। व्हाट इज द लेंथ गिवन टू यू, 18। व्हाट इज ब्रेथ गिवन टू यू, 14। नाउ हियर पाई बाई 2, तो पाई की वैल्यू आप ले लेंगे 22/7। ओके, आर स्क्वायर, आर क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे डायमीटर 14 हो गया ना, तो आर क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से 7। सो r is 7 multiply 7 and you have this 2 also in the denominator, so keep this 2 here. Now solve it. So this 7 is divisible by this 2 will divide this 22. Okay, now here what you have, multiply this 18 and 14, what you will have now, 18 4s 14 8s क्या हो जाता है आपका, 14 8s हो जाता है 112, so 2 carry is 11. now again 14 1s 14, क्या आ जाएगा आपका 25, यहाँ आपका क्या आ गया 77. now subtract this, 12 minus 7 5, 14 minus 7 7, and this you will have 175. so 175 centimeter square is the right answer. okay, so 14 का ऑप्शन नंबर A करेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको फिगर ड्रॉ करना था, और बिना फिगर ड्रॉ किए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने का सोचेंगे तो स्टूडेंट्स बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा और आप गलत भी करेंगे। सो फिगर ड्रॉ करिए, जिस भी क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है फिगर ड्रॉ होने की, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करिए। ठीक है, ये आपका एक विजन क्लियर कर देता है क्वेश्चन को लेके कि हाँ इसमें ये चीजें हमें दिख रही हैं, जो भी चीजें दिखती हैं वो ज्यादा आसानी से समझ में आती है। दैट इज वाई द रीजन कि अगर किसी क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है, जरा सी भी पॉसिबिलिटी, आप सबसे पहले फिगर ड्रॉ। Next question student, question 15. If the zeros of the quadratic polynomial are 4 and 5, this is the polynomial equation, and the zeros alpha and beta are given to you, then you have to calculate the values of m and n given in this equation. It's very easy, just compare the equation with the standard equation, जो कि आपकी zeros of the polynomial के लिए क्या होती है, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जस्ट कंपेयर द इक्वेशन, व्हाट यू विल हैव, अल्फा प्लस बीटा यू विल हैव माइनस m प्लस 1। नाउ आप सोच रहे होंगे यहाँ तो प्लस है, मैम ने माइनस क्यों ले लिया, देखिए यहाँ माइनस होता है तो इसका माइनस आपको इसके साथ लेना पड़ेगा। ओके, देन n की बात करें तो n क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू n। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा आप कैसे निकाल सकते हैं भाई, 4 और 5 को ऐड कर दीजिए तो यहाँ हमें मिल गया 9, और n कैसे निकाल सकते हैं भाई, 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n आपको मिल गया 12। इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो माइनस m माइनस 1 इक्वल्स टू 9, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस m इज इक्वल्स टू 10,
थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो m इज इक्वल टू -10, ठीक है। दोनों वैल्यूज आ गई, कहाँ कौन सा ऑप्शन सही है, द सी इज द राइट वन, m -10 है, n आपका 20 है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, if QA by 3 minus 4 is the midpoint of the line segment joining the points P and R, so PR एक लाइन है जिसका midpoint है Q, तो आपको वैल्यू निकालनी है A की। ना यहाँ पे हम यूज करेंगे midpoint फॉर्मूला, ठीक है। midpoint फॉर्मूला क्या कहता है, midpoint फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होगा, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, ये आपका midpoint फॉर्मूला है, ठीक। x1 x2 क्या होगा, x1 x2 आपका ये हो जाएगा, y1 y2 ये हो जाएगा, और मिड पॉइंट आपके पास ये गिवन ही है, तो मिड पॉइंट की जगह रख दीजिए a/3 - 4, ठीक है। x1 x2 ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 6 + 2/2, y1 y2 ऐड कर लीजिए -3 - 5/2। Now compare the coefficient of x with x and y with y, okay। so यहाँ से आपको क्या मिला, a/3, दिस इज a/3 इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा आपका 8/2, दैट मीन्स 4, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 12, ठीक, हमें a की वैल्यू ही चाहिए थी, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है क्वेश्चन 17, इफ am इज नॉट इक्वल्स टू bl, क्वेश्चन कह रहा है am bl के बराबर बिल्कुल नहीं है, तब आपकी ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, कौन सा आंसर देंगी, यानी कि यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, या मे और मे नॉट हैव अ सोल्यूशन, ठीक है। सो ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है आपका किस चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो इसे सॉल्व करने से पहले आपको सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए कि यूनिक सोल्यूशन की क्या होती है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस की क्या होती है, या नो सोल्यूशंस की क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम कंडीशंस देख लेते हैं। तो ये आपकी कंडीशन है कि अगर आपका यूनिक सोल्यूशन होगा तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं तो तीनों ही आपके बराबर होंगे। नो सोल्यूशन है तो ये दो आपके बराबर होंगे, लास्ट वाला आपका बराबर। अब ये a1 a2 b1 b2 क्या है ये पता होगा आपको। a1 a2 है x के कोफिशिएंट्स, b1 b2 है y के कोफिशिएंट्स, और c1 c2 है कांस्टेंट, ठीक है, इनके रेशियो। दो इक्वेशन में ये x1 y1 c1, x2 y2 c2, ओके। ना अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए क्वेश्चन कह रहा है am नॉट इक्वल्स टू bl, तो ये नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन आ रही है, ठीक है। हम इसको चेक कर लेते हैं, a1/a2, इस इक्वेशन में a1/a2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a/l, b/m क्या हो जाएगा y1/y2, ठीक। अगर ये नॉट इक्वल टू है तो am इज नॉट इक्वल्स टू bl, ठीक। तो अगर नो सोल्यूशन है तभी नॉट इक्वल टू, यानी सॉरी यूनिक सोल्यूशन है तभी नॉट इक्वल्स टू होगा, और ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, कि दीज टू पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव अ यूनिक सोल्यूशन, ओके। अगर क्वेश्चन ये नहीं देता, मान लीजिए आपको ये चीज़ दी ही नहीं होती, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा होता कि इन दोनों के सोल्यूशन कैसे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बिना आंसर दिए, लाइक बिना कोई एग्जैक्ट वैल्यू दिए, ए और एल ये वेरिएबल नहीं होता, ये नंबर होता, आप नंबर्स रखते, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। फिर हम किस पे आ जाते, हम आ जाते इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन पे, ठीक है। तो इस तरीके के तीन केसेस हैं, तीनों पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कंडीशन पहले से दी गई थी कि नहीं बराबर है, और ये है कोफिशिएंट x1 और सॉरी x और y के, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट दिस इज अ यूनिक सोल्यूशन, क्लियर। Next question, question 18. One card is drawn at a random from a well-shuffled deck of 52 cards. What is the probability of getting a face card? Question कह रहा है ये deck of cards हैं आपके पास 52. क्या possibility है कि आप एक face card को choose करें अगर आप randomly एक card choose करते हैं तो, ठीक है। तो face card हमारे कितने होते हैं, face card आपका होता है जैक, क्वीन और किंग, और ये तीन face cards हर आपके 4 सूट्स में होते हैं, ठीक है। 4 सूट्स होते हैं, ठीक है, सारे सब में होते हैं, तो 3 4 जा कितने फेस कार्ड्स हो गए, 12 फेस कार्ड्स हो गए। सो किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर रखनी है, टोटल आउटकम्स नीचे, टोटल कितने कार्ड्स हैं 52, ओके। इज इट डिविजिबल, यस डिविजिबल बाय 4, सो डिवाइड कर लीजिए, 3/13 इज द फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -3 5 इन x एक्सिस। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट का रिफ्लेक्शन कराना है आपको x एक्सिस में, ठीक।
सो रिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिए, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस। अब ये -3 और 5 है, ओके। सो -3 5 एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब आपको इसका रिफ्लेक्शन इस एक्सिस से कराना है, एक्स एक्सिस बोल रहा है तो इस एक्सिस से आपको रिफ्लेक्शन कराना है। रिफ्लेक्शन कराने के बाद ये कहाँ आएगा, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, दोनों ही निगेटिव होते हैं, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव। तो यहाँ आने पे रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, -3 -5। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। सिमिलर अगर इसी क्वेश्चन में हम देख लें, मान लीजिए क्वेश्चन चेंज करके ये पूछ ले कि वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराओ, तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराने पे इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आ जाएगा, ठीक। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराने पे ये कहाँ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, तब इसका आंसर क्या हो जाता है, 3 और 5। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्शन चैप्टर है, जो आई नो कि आपके करेंट कैरिकुलम में नहीं है, बट ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बन सकता है, बिकॉज आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू निगेटिव। सो इट्स वेरी सिंपल, आप चेक करें किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देन फिगर बना के आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22.131313 and so on is what type of number, an irrational or rational or an integer। अब यहाँ पे देखिए एक नॉन टर्मिनेटिंग है, एक कंडीशन हमें मिल गई। दूसरी क्या देखना है कि क्या इसके डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, रेगुलर पैटर्न पे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं बट नॉट रेगुलरली। 1 3 के बाद 1 3 नहीं आ रहा है, 1 1 3 आ रहा है, ठीक है। तो रेगुलर रिपीटिशन नहीं है, ऐसा कब होता है, ऐसा इर्रेशनल नंबर में होता है। सो ये इर्रेशनल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, next we have section number B, which is also of 16 marks, and in this section, out of 20, you have to attempt only 16. हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So, the first question of section B, that is question 21. The diameter of a wheel is 1.26 meter. How far will it travel in 400 revolutions? 400 रिवॉल्व करता है अगर एक व्हील, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर उस व्हील की डायमीटर 1.26 मीटर हो, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को सर्कल चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। सरकमफ्रेंस के बराबर आपका क्या हो जाता है, 1 रिवॉल्यूशन। अगर कोई व्हील एक बार रिवॉल्व करेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी कि 2πr। तो 400 निकालने के लिए सबसे पहले हम 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस निकालें। सो 1 रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2/7। ना रेडियस आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको डायमीटर दिया है, तो डिवाइड दिस बाय 2, आपका रेडियस आ जाएगा 0.63। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ 0.63 r ओवर हियर, यू विल हैव 0.63। now डिवाइड दिस, ये डिवाइड हो जाएगा हाउ मेनी टाइम्स, 0.09, 7 9 63 होता है आपका। सो 1 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस हो गई, 44 मल्टीप्लाई 0.09। ओके, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आपको 400 रिवॉल्यूशन निकालना है। 400 रिवॉल्यूशंस में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.09 मल्टीप्लाई 44, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो 400 रिवॉल्यूशंस में आपका हो जाएगा, आप इसे मल्टीप्लाई करिए, ये 2 पॉइंट कैंसिल आउट कर देगा, दैट मीन्स 36 मल्टीप्लाई 44, ठीक है। अब हमें इसे पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट चेक करिए, 6 4 24, यानी कि यूनिट डिजिट आंसर की 4 आनी चाहिए। वो किस आंसर में आ रही है, वो इस आंसर में आ रही है, इसका मतलब 21 का लास्ट ऑप्शन आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करिएगा सारा पूरा कैलकुलेशन करके कि 36 से 44 को पूरा आप निकालें, क्यों, आप यूनिट डिजिट चेक करिए, ये 0 आ रही है, ये भी 0 आ रही है, ये भी 0, लास्ट की यूनिट डिजिट 0 कब होगी, जब आपका 0 0 से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो यहाँ तो 6 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यूनिट डिजिट 4 है, वो इस ऑप्शन में अवेलेबल है। अगर ऐसे 2 ऑप्शन हो जाते हैं तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट अगर एक ही ऑप्शन है तो हमें टाइम नहीं वेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p माइनस क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू 0 देन अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन कह रहा है अगर ये आपका 0 के बराबर है तो इसका आप पॉलिनोमियल इक्वेशन का 0 निकालिए, फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर लिए, यहाँ से मान लीजिए आप r की वैल्यू निकाल लीजिए, बिकॉज एक इक्वेशन दी गई है, तो r की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगी, r इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी, ठीक। ये दोनों वैल्यूज हमने उठा के इस साइड भेज दी। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ r क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी की जो वैल्यू है r की, उसको हम उठा के इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू माइनस,
ठीक, अब आपको यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करना होता है, इक्वेशन को हमें जीरो के बराबर रख देना है। ठीक है, अगर हमने इक्वेशन को जीरो के बराबर रख दिया है, नाउ फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम हियर। ठीक, फैक्टराइजेशन करेंगे तभी तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो क्या करना है आपको, आप फैक्टर्स ले लीजिए। लाइक हमने किसको किसको ले लेते हैं, पी एक्स स्क्वायर माइनस पी को साथ में ले लिया एंड क्यू एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो, इसको साथ में ले लिया। तो यहाँ से आपको क्या कॉमन मिला, p कॉमन मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ से आपको क्या कॉमन मिला, x प्लस वन, क्यू कॉमन ले लिया इक्वल्स टू जीरो। जस्ट अ सेकेंड, ओके। ना ये एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी यहाँ पे लग जाएगी आइडेंटिटी। ऐसा हमने क्यों बोला, ताकि हम यहाँ पे आइडेंटिटी को लगा सके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अभी हमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है तो अभी भी ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिटी जब लगा देंगे तब आपको दोनों में एक कॉमन फैक्टर मिल गया, क्या, एक्स प्लस वन। टेक दैट कॉमन फैक्टर आउट। ठीक, अंदर क्या बचा आपका, p एक्स माइनस वन प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो। ना एक बार आपका x प्लस वन जीरो के बराबर हो जाएगा और दूसरा आपका दूसरा पार्ट इसका यानी कि ये जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस वन। ठीक है, अब एक ऑप्शन माइनस वन अवेलेबल है, यहाँ से आप दूसरी भी निकाल सकते हैं। लाइक अगर हमने दूसरी निकाली तो क्या हो जाएगा, p एक्स माइनस वन इक्वल्स टू माइनस क्यू, एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई पी, x इज इक्वल्स टू वन माइनस क्यू बाई पी। ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, सो क्या करना था, आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालनी थी, तो आपको इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन दी गई है उससे हमने कांस्टेंट की वैल्यू को p और q में चेंज कर लिया। तो कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि r की वैल्यू आ गई q माइनस पी। देन हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लिया, हमें आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ी, हमने वो लगाया और उसके बाद हमने x की वैल्यू निकाल ली। सो सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। For the pair of linear equations 47x plus 31y is equals to 18 and 31x plus 47y is equals to 60, find the value of xy। दो linear equations दिए गए हैं जिसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो वैल्यूज इंटरचेंज हो रही हैं एक्स वाई की। और इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक स्पेशल ट्रिक बताई थी कि ऐसे क्वेश्चन को सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो देख लीजिए कैसे बोला था मैंने। जब आपकी इस तरीके के क्वेश्चन हो कि x का पहले जो कोफिशिएंट है वो दूसरे वाले का y हो और y का कोफिशिएंट दूसरे वाले का x हो, तो यहाँ पे सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करना है सॉल्व करने के लिए। पहला क्या, आप इस इक्वेशन को मान लीजिए वन, इसे मान लीजिए टू। सो फर्स्ट आप क्या करेंगे, फर्स्ट आप करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे। जब आप फर्स्ट को ऐड करेंगे तो x क्या मिलेगा आपको, 78x। ठीक है, y क्या मिलेगा आपको, 78y। ठीक है, और ये क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट 78। ठीक, अब यहाँ 78 तीनों में कॉमन है तो आपकी क्या आंसर आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वन, बिकॉज 78 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से। ठीक, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। दूसरा आपको क्या करना है, जैसे आपने फर्स्ट ऐड किया अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, किसी से भी किसी को इक्वेशन को कर सकते हैं, तो बड़े से छोटे को कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे 60 है तो सेकेंड माइनस वन कर लेते हैं। ठीक, 31 से 47 माइनस होगा, हो जाएगा, निगेटिव साइन के साथ आएगा आंसर, तो ये हो गया आपका माइनस 16x। 47 से 31 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया आपका प्लस 16y। 60 से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा आपका 42। करेक्ट, यहाँ से आप माइनस 16 को कॉमन ले लीजिए, 16 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 42। क्लियर है, y माइनस एक्स यहाँ से आपका क्या आ गया, 42/16। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लें तो ये आपका 821। ठीक, ये आपका मिला, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। सो ये आपकी दो इक्वेशन मिली, एक आपकी थर्ड और फोर्थ। अब आप क्या करेंगे, अब इस थर्ड और फोर्थ को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। देखिए y x निगेटिव है तो क्या करें, हम थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दें, थर्ड प्लस फोर कर दें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए।
x से आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको 2y क्या मिल जाएगा 1 + 21/8। सो y इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 29/8। y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको 29/16। यहाँ से हमें y मिल गए। ठीक, अभी हमें x भी फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट कर लें, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे थर्ड में चाहे फोर्थ में। हम थर्ड में रख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 1 - y, 1 - 29/16। ओके, तो यहाँ से आपका आया 16 - 29/16, ये आपका क्या आंसर देगा -13/16। बट आपको क्या फाइंड आउट करना है x + y। सो नाउ एड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, -13/16 + 29/16, ये क्या हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों, तो ये आएगा 16/16, 16/16, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, फाइनल आंसर आया 1। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें वैल्यू इंटरचेंज हो रही हो, हमेशा सेम पैटर्न फॉलो करिए। अदरवाइज अगर आप ये करने लगे, एलिमिनेशन का इस्तेमाल करने लगे या सब्सटीट्यूशन का इस्तेमाल करने लगे, तो ये क्वेश्चन इतना लेंदी हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा कि आपके लिए वैल्यूज कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाए, बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का ये एक तरीका है जिससे क्वेश्चन इजीली लगता है और जल्दी आंसर आता है। पहले आप दोनों को ऐड करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, उनसे जो इक्वेशन मिलेगी उसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एलसीएम इज गिवन टू यू 350, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज गिवन टू यू एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ। तो ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ and LCM is equals to product of two numbers, that is A and B. So product of two numbers is given to you 25 × 70. HCF you have to calculate. LCM is also given to you 350. Now just solve this question. ये आपका क्या हो जाएगा, 75 टाइम्स डिवाइड कर देगा, ये 525 को 5 टाइम्स डिवाइड कर देगा, आपका HCF आ गया 5, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 211 फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स एक्सिस से ये जो पॉइंट है ये कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए अगर मैं आपको दो तरीके से समझाती हूँ, एक मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, दूसरा मैं आपको पहले फिगर से समझा देती हूँ। देखिए, ये आपका ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये आपकी वाई एक्सिस होती है। ये कोऑर्डिनेट कैसा है स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बिकॉज एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। अब अगर ऐसे ड्रॉ करना चाहें आप, तो यहाँ कहीं 1 आएगा, यहाँ कहीं 2 आएगा। इसी तरीके से आप यहाँ से 1, 2 एंड सो ऑन स्टार्ट करेंगे, कहीं 11 आएगा। ठीक, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस, वाई पे आपको 11 देखना है, तो वाई से आप कोई पॉइंट लेंगे 11, एक्स से आप लेंगे 2। ठीक है, सो यहाँ कहीं आपका 2, 11 कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो एक्स एक्सिस है आपकी ये। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स का पॉइंट है 2, दैट वाई आई एम सेइंग कि एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है आपका, ये आपका कितनी दूरी पे है 11। ठीक भाई, ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस है आपकी, वाई कहीं यहाँ पे आपका 11 है, तो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 11 ही तो है भाई, ये इतनी दूरी पे है और ये बराबर होंगे, सो 11 ही तो होगा आंसर। सो फाइनल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। दूसरा मैं ट्रिक ये बता रही हूँ, जब आपसे क्वेश्चन पूछे एक्स एक्सिस, तो वाई ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब आपसे क्वेश्चन पूछे वाई एक्सिस, तो एक्स क्या हो जाएगा, जो कोऑर्डिनेट दिया है उसका एक्स आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो फिगर से समझाने का ये तरीका था कि पहले आप कोऑर्डिनेट बना लो, पूछ रहा है एक्स से कितनी दूरी पे, तो ये कोऑर्डिनेट एक्स से इतनी दूरी पे, जो ये डिस्टेंस होगी भाई ये डिस्टेंस। इसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता वाई से कितनी दूरी पे है, तो ये वाई है, वाई से ये लाइन कितनी दूरी पे है, देख लीजिए इतनी ही दूरी पे तो है, तो कितना है 2 हो जाएगा वाई के लिए। ठीक है, सो एक्स के लिए एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट आंसर हो जाएगा, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, a bag contains 3 red and 7 black balls. A ball is taken out of a bag at random. ठीक है, एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 7 ब्लैक बॉल्स हैं और आपको उसमें से एक रैंडमली बॉल निकालनी है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बॉल होगी वो ब्लैक होगी। ठीक, तो ब्लैक बॉल के लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया 7। क्यों, क्योंकि 7 में से ही कोई भी निकालेंगे वो ब्लैक ही निकलेगी, तो फेवरेबल 7। लेकिन नीचे क्या रखना होता है, टोटल कितनी बॉल्स हैं बैग में, 7 + 3 10। सो क्या पॉसिबिलिटी होगी ब्लैक बॉल की, 7/10। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सर्कमफ्रेंस दिया है, सो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम सबसे पहले अपना रेडियस निकाल लेते हैं।
So 2 pi r is equals to 44. Find out the radius. Radius is equals to 44 upon 2 multiply 2 की पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7. ये आपका 44 को डिवाइड कर देगा, रेडियस आ गया 7. अब आपको क्या निकालना है? क्वाड्रेंट निकालना है. क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 ऑफ द सर्कल. सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बाई 4. पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका 1/4 कर देंगे, ये क्वाड्रेंट हो गया. सो पाई की वैल्यू 22/7. r is 7, again 7 multiply by 4. This 7 will divide this 4 will divide this. How many times? 11 times. तो आपका ये आ गया 77/2. यहाँ पे कोई वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको आप पॉइंट में कैलकुलेट कर लीजिए. ये क्या हो जाएगी? 35.5. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन, इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स. तो एक कंडीशन दे दी गई है कि जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. दैट इज हम मान सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू 1/बीटा. ओके, सो इस तरह अगर हम देखें, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है कि अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो होंगे उनका आंसर 1 आना चाहिए. ठीक, अब हम यहाँ से अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के यहाँ पे इक्वेट कर दें, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उससे पहले हमें अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बिकॉज आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लगा हुआ है, और जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें एक्स स्क्वायर क्या होता है? उसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता. तो सबसे पहले हम इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यहाँ से हटा दें. इसके लिए हम क्या करें? पूरी इक्वेशन को k² + 9 से डिवाइड कर दें. जब आप ऐसा करेंगे तो k² + 9 यहाँ से हट गया, यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, x, और दूसरा क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे भी k² + 9 आ जाएगा. ठीक है, आपको पता है पॉलिनोमियल इक्वेशन में इक्वेशन 0 के बराबर होती है, तो आप पूरे इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो. तो हम क्या करेंगे? k² + 9 से कर देंगे ताकि हमारे एक्स स्क्वायर के पास कोई कोफिशिएंट ना बचे. अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे अपनी पॉलिनोमियल जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्या? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा से कंपेयर कराएंगे. जब हम कंपेयर कराएंगे तो हमें अल्फा बीटा क्या मिलेगा? 6k अपॉन k² + 9. आपको यहाँ से क्या पता है? इस इक्वेशन से पता है कि अल्फा बीटा क्या है? 1 के बराबर. सो 1 इज इक्वल्स टू 6k अपॉन k² + 9. दिस इम्प्लाइज k² + 9 इज इक्वल्स टू 6k. ओके, दिस इम्प्लाइज k² - 6k + 9 इक्वल्स टू 0. ये आपकी है एक साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं. तो सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? k² 3 और 3 का पेयर बना लेते हैं, तो -3k + 9 इक्वल्स टू 0. दिस विल गिव यू, टेक k कॉमन हेयर, सो k - 3, यहाँ से -3 कॉमन ले लीजिए, k - 3. ओके, आपको क्या मिल गया? k - 3 2 टाइम्स कॉमन मिल गए, यानी कि आप इसे स्क्वायर भी कह सकते हैं. सो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई स्टूडेंट्स? 3 आ गई. सो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. 2 vertices of a triangle are given to you, okay, and the centroid of the triangle is given to you. You have to find the third vertex. So स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस थर्ड वर्टेक्स को एज्यूम कर लीजिए कि ये है xy. Now to solve this question you must know the formula of centroid of the triangle. क्या होता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला है x1 + x2 + x3 अपॉन 3, एंड द सेकेंड y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y1 + y2 + y3 अपॉन 3. ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हो जाएंगे सेंट्रॉइड के. अब आप यहाँ पे x1 x2 x3 ये सब आप मान लीजिए, क्या हो जाएगा? ये x1 x2 x1 y1 मान लिया, इसको y1 y2, इसको y3 x1 और y3 मान लिया. ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए. सेंट्रॉइड आपका क्या है? 2 - 1, उसको सेंट्रॉइड की जगह पे रखा. x1 क्या है? -3. x2 क्या है आपका? 7. ठीक है, x3 क्या है आपका? x, ये हो जाएगा अपॉन 3. देन सिमिलरली y1 क्या है? 5. y2 क्या है? -4 और y3 क्या है? y, ये हो जाएगा अपॉन 3. ना आप क्या कर दीजिए? x और x को इक्वेट कर दीजिए दोनों तरफ. जब आप x को इक्वेट करेंगे तो 2 बराबर किसके हो जाएगा?
-3 + 7 + x, यानी कि ये आपका आ गया 4 + x/3 के बराबर। ओके, ये हमने x को इक्वेट किया है। जब हम y को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 = 1 + y/3। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिला, 6 - 4 = x, यहाँ से आपको क्या मिला, -3 - 1 = y, दिस इज 1। यहाँ से x क्या मिला, 2 मिल गया, और यहाँ से आपको y क्या मिल गया, -4, यानी कि जो थर्ड वर्टेक्स था स्टूडेंट्स वो है आपका 2 और -4। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द। Next question is student, a number x is chosen at random from the given numbers. The probability that mod of x is less than 3. Now what is this x? आपके लिए मैं अभी आपके लिए इस लेवल पे मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि x आपको बस ये देखना है कि 3 से छोटी वैल्यू, ठीक है, 3 से छोटी वैल्यू। अब अगर हम ऐसा कह देंगे 3 से छोटी वैल्यू तो -3 भी आपकी छोटी ही है 3 से, लेकिन इस साइन का, ये जो साइन आप देख रहे हैं, ये जो दो आपके ऐसे रॉड्स टाइप के बने जिनके बीच में x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू होगी वो -3, ठीक है। एक बार आपको x निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि 3 दिया है, और एक बार आपको x पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो इसका फंक्शन यहाँ पे ये है कि आपको ये बोल रहा है कि जो x है वो -3 से बड़ा और 3 से छोटा, ऐसी वैल्यू आपको लेनी है। तो समझ लीजिए कि ये जो फंक्शन है, ये जो मॉड, इसे मॉड कहते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x की दो वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, एक निगेटिव वाली लेनी पड़ेगी जिससे x बड़ा होगा, और एक पॉजिटिव वाली लेनी पड़ेगी जिससे छोटा होगा। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब आपके गिवन डेटा में से कौन कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू है -2, -1, 0, 1, 2। ये 5 वैल्यूज आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ओके, नाउ अब आपसे पॉसिबिलिटी पूछी है तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आए आपके पास, 5। टोटल कितने आउटकम्स दिए थे, 7। सो पॉसिबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, दिस मॉडुलस x लेस देन 3 इज 5/7। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देती हूँ कि इसका फंक्शन है, आपको इस तरीके से लिखना है, यानी कि मान लीजिए 5 दिया होता तो हमें -5 से 5 लेना होता। मॉड x आपको 7 दे देते तो -7 से 7 लेना होता, ठीक है। उसी नंबर की दो वैल्यूज, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, उसके बीच की वैल्यूज लेनी है, बिकॉज यहाँ पे लेस देन लिखा है। इक्वल टू बोल देता तो हम यहाँ इक्वल टू लगा देते, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, वट एवर वैल्यू, बस आपको लेना क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू लेनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देयर आर डियर्स एंड पिकॉक्स इन द जू, बाय काउंटिंग हेड्स दे आर 52, द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 176। अब आपको पता है कि डियर के पास एक लेग होगा, 4 लेग्स होंगे और एक हेड होगा, और पिकॉक के पास क्या होंगे, 2 लेग्स होंगे, एक हेड होगा, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं x पिकॉक्स हैं, y डियर्स हैं, एक जू में x पिकॉक्स हैं, y डियर्स हैं, तो हेड कितने हो गए, x पिकॉक के x हेड और y पिकॉक के y हेड, यानी कि दोनों का सम हो गया 52 के बराबर। उसके बाद लेग्स की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है x पिकॉक के और हर पिकॉक के पास 2 हेड है, 2 लेग्स हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएंगे टोटल लेग्स। y डियर्स के पास 4 लेग्स हैं, तो कितने लेग्स हो जाएंगे टोटल, 4y हो जाएंगे, और ये सारे लेग्स काउंट करने पे किसके बराबर आ रहे हैं, 176। तो ये दो इक्वेशन मिल गई जिसको आप साइमल्टेनियसली आइदर बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन यू कैन सॉल्व, बिकॉज क्रॉस मेथड आपका एलिमिनेटेड है, यानी कि इस करेंट करिकुलम में नहीं आ रहा है। तो इन दो कौन से, या तो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से आप इसे सॉल्व कर लीजिए, x और y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए मान लीजिए मैं एलिमिनेशन ले लेती हूँ, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ गई 52 - x। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y ओवर हियर, 4, 52 - x इज इक्वल्स टू 176, करेक्ट। सो 2x, ओके, 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 208 - 4x इज इक्वल्स टू 176। यहाँ आपका क्या आ गया, -2x, ओके। 208 से 176 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका हो जाएगा 32, ठीक। x की वैल्यू वो भी माइनस का, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 16 आ गई। नाउ x की वैल्यू 16 है तो y क्या आ जाएगा, 52 - 16 दैट इज 36। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा है पिकॉक बताइए, पिकॉक x थे, x की वैल्यू है 16, सो ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट ऑप्शन। क्वेश्चन अगर ये पूछ लेता डियर कितने थे, तो डियर थे y, यानी कि 36 डियर्स थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ गया तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 ही आया तो टर्मिनेटिंग। ओके, बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले, ये करने से पहले सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। जैसे कि हम पहला ही देखें तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/25। ये है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्या ये है, बिल्कुल ये भी है। ठीक, अब आप करिए डिनोमिनेटर्स के क्या चीज़, डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर। जब आप फर्स्ट वाले का करेंगे स्टूडेंट, सो फर्स्ट वाले यानी कि 25 के प्राइम फैक्टर्स में आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक, 18 के जब प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 3 और 2 में। ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। जब आप 21 का करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाई 3। जब आप 250 का करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे क्या, 25 मल्टीप्लाई 10, यानी 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2। ओके, सो अब किसमें सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें, ये दोनों में नहीं आ रहा, तो ये दोनों हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा टर्मिनेटिंग। सो फर्स्ट और फोर्थ का कोई ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, the minute hand of a clock is 6 centimeter long, then the area of the face of the clock described by minute hand in 35 minutes is। क्वेश्चन कह रहा है एक मिनट हैंड है जिसकी क्लॉक की जो मिनट हैंड की जो लंबाई है वो 6, तो हम यही मान, बिकॉज मिनट हैंड सबसे लंबी होती है तो हम मान लेते हैं अगर एक सर्किल में मिनट हैंड की लंबाई है 6, तो जो रेडियस है सर्किल का वो है 6। ठीक, then the area of the face of the clock described by the minute hand in 35 minutes। अगर ये 35 मिनट्स चल लेता है तो ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। ठीक भाई, 35 मिनट्स का मतलब 30 पे तो हाफ कवर हो जाता है, 35 का मतलब कुछ इतना इसने कवर किया। ओके, तो इतने में इसने कितना एरिया, तो भाई एरिया निकालने के लिए ये क्या बन रहा है, ये स्टूडेंट एक तरीके से सेक्टर ही तो बन रहा है। सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा, जस्ट अ सेकेंड, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। आर हमें पता है 6, थीटा हमें नहीं पता। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या पता है कि 1 घंटे, मान लीजिए जैसे 1 घंटे में आपका कितना कवर करती है क्लॉक, भाई टोटल क्लॉक कितनी सर्किल है तो 360 डिग्री होगा, तो 12 आवर्स में 360 कंप्लीट कर लेती होगी, राइट। 1 आवर में कितना कंप्लीट कर लेगी, 30 डिग्री। जितना 1 घंटे में एक सुई स्वेप्ट करती है एंगल, उतना ही तो 1 मिनट वाली सुई 5 मिनट में कवर करेगी। ठीक है, 1 घंटे में जो देखिए 12 से लेकर 1 घंटा होता है, इसमें 30 डिग्री कवर करेगा कौन, आवर हैंड। ठीक है, उसी तरीके से 12 से 1 अगर मिनट हैंड आ रहा है तो वो भी 30 डिग्री कवर करेगा, लेकिन कितनी देर में, 12 से 1 में कितने मिनट हो गए, 5 मिनट में। 5 मिनट में मिनट हैंड कवर करेगा कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में मिनट हैंड कितने कवर कर रहा है स्टूडेंट, 30/5, यानी कि 6 डिग्री कवर कर रहा है। ठीक, तो आपको कितने के लिए निकालना है, 35 मिनट्स के लिए। तो 35 मिनट्स के लिए 35 को आप क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर डिग्री में क्या आ गया, 6×5 = 30, ये हो जाएगा 210, यानी कि 35 मिनट्स में जो इसने एंगल बनाया वो 210 डिग्री का बनाया। ओके, अब आप इजीली वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ रखिए 210, दिस इज 360 मल्टीप्लाई 22/7, आर है 6 × 6। ओके, नो सॉल्व दिस। ये आपका 3 टाइम्स डिविजिबल है, ये 3 आपका 12 टाइम्स इसको डिवाइड कर देगा, ये 6 आपका इसको 12 टाइम्स, ये 2 आपका 11 टाइम्स, तो फाइनल आंसर आ गया 11 × 6, यानी कि 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें से दिए हुए कोई भी ऑप्शन आपके पास सही नहीं है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। Next question 34, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial kx square plus 2x plus 3k is equal to their product, then k is equal to, क्वेश्चन कह रहा है sum of the zeros is equal to their product, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा बीटा के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है।
ओके। अब आप क्या करिए, अब आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड से कंपेयर करिए, बट पहले इसको स्टैंडर्ड बना लीजिए कंपैरिजन करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है जो नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दें। तो के है, के से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 2/kx, ये हो जाएगा 3k/k, के कैंसिल हो गया, यानी कि कांस्टेंट आपके पास बचा 3। ओके। अब आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है, मैं अब नहीं लिखूंगी, आपको याद होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा अगर हम बोलें तो यहाँ से आ गया -2/k, अल्फा बीटा अगर मैं बोलूँ तो वो आ गया आपका 3। ठीक। अब अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन के हिसाब से दोनों बराबर हैं, इसका मतलब -2/k बराबर है 3k। तो k यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट्स, -2/3। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that the point 3a lies on the line represented by 2x minus 3y equals to 5। क्वेश्चन कह रहा है a की वो वैल्यू निकालिए कि जब हम ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा, तो उस लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा मतलब उस लाइन पे कहीं ना कहीं आ रहा है, और जब कोई पॉइंट किसी लाइन पे आता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये जो x और y हो जाएगा यहाँ का, वो इस लाइन पे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो चलिए x की जगह रख दीजिए 3 और y की जगह रख दीजिए a। ठीक है, सेटिस्फाई करना चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड, और ऑब्वियसली मुझे पता है राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 6 - 3a = 5। यहाँ आपको क्या मिला, यहाँ आपको मिला -3a = -1, और यहाँ से आपको मिला a = 1/3। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज टू लाइन्स विल बी। क्वेश्चन कह रहा है ये बताइए इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। इसके लिए आपको वही पैरेलल लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले रेशियो निकाल लीजिए कोफिशिएंट्स के। तो x के कोफिशिएंट की बात करें तो 1/3, y के कोफिशिएंट्स की बात करें तो -2/4, और कांस्टेंट के कोफिशिएंट की बात करें तो 4/2। ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे, अगर ये दोनों, सॉरी अभी हम इसके बीच में कोई साइन नहीं लगाएंगे, पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे अगर आप रेशियो देखो स्टूडेंट्स, 1/3 -1/2 2/1, ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो जब तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये क्या होगा, ये आपके हो जाएंगे इंटरसेक्टिंग, यानी कि कहीं ना कहीं इनका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें आपका B 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका ट्राइंगल है जिसमें आपका जो B है वो 90 डिग्री है। ठीक है, और ये है आपका A और C। ठीक, अब एंगल B 90 डिग्री है, AC आपका 9 सेंटीमीटर दिया गया है, ये टोटल आपका 9। AD, अब AD क्या है, देखिए BD एक साइड दी गई है जो AC के परपेंडिकुलर है। सो दिस इज BD जो कि AC के परपेंडिकुलर है, और इसमें आपको जो AD दिया गया है वो 3 है। अगर ये 3 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 6, बिकॉज कंप्लीट डायमेंशन आपको अवेलेबल है 9 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है BD की निकालिए लेंथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, सिमिलैरिटी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके बाद उसके अंदर 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, जैसे कि ये बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको मैं अगर सिमिलैरिटी पढ़ाऊँ, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट बताऊँ तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, इसके लिए मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि एक ट्रिक याद रखिए कि कभी भी अगर आपसे BD² पूछ लिया जाता है, ठीक है, सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आपका आएगा BD अपॉन ये क्या है AD इज इक्वल्स टू DC अपॉन BD। ठीक है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से निकल के आएगा। ठीक, तो कैसे निकल के आएगा इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये याद करने को कहूँगी कि BD² इज इक्वल्स टू AD, ठीक है, डॉट DC, ये आप याद रखें। ठीक, सिर्फ इतना याद रखें, इस पोर्शन को याद रखें कि ये जो बीच वाला परपेंडिकुलर होता है इसका स्क्वायर इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, सिर्फ इतना याद रखिए। ठीक है, इससे क्या होगा, क्वेश्चन जनरली इसी टाइप के आते हैं। इससे ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, और ये एक ऐसी चीज़ है जो याद रखी जा सकती है। ठीक है, एक ट्रिक की तरीके कि भाई ये वाला जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तब जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हो।
ठीक है। सो यहाँ से BD क्या हो जाए, BD आपको निकालना है, AD आपका 3 है, DC आपका 6 है, तो BD स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3/√2 हो जाएगा। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B इज राइट। और अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने ट्रायंगल चैप्टर में विद कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, आप उन वीडियोस को देख के उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the radius of the circle is increased by 25% then its circumference will increase by। क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी सर्किल के रेडियस को हम 25% बढ़ा देते हैं तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना बढ़ जाएगा। ठीक, सो अगर रेडियस मान लीजिए ये आपका पहले का रेडियस, ये आपका नया रेडियस। ठीक, पहले रेडियस आपका हम मान लेते हैं कितना था, मान लीजिए रेडियस था 100। ठीक, तो अब जो नया रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25% बढ़ जाएगा, यानी कि 100 का 25% कितना होता है, 100 का 25% हो जाएगा 25, और ये बढ़ गया, इतना बढ़ गया तो इसमें आप 100 प्लस कर दीजिए, आंसर आ गया 125। ओके, ये नया रेडियस हो गया। तो सरकमफ्रेंस पुराने वाले का क्या होगा स्टूडेंट्स, 2π 100 होगा। नए वाले का क्या हो जाएगा, नए वाले का सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2π 125। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है बताओ कितना बढ़ गया, तो हम क्या करें, पुराने वाले से न्यू सरकमफ्रेंस से पुराने वाले सरकमफ्रेंस को पहले माइनस कर दें। तो न्यू सरकमफ्रेंस से हम पुराने वाले सरकमफ्रेंस को माइनस करेंगे, यानी कि हो जाएगा 250π माइनस 200π। ओके, 250 होगा ना, नहीं सॉरी, ये आपका, हाँ 250π माइनस 200π, तो ये आपका क्या आंसर आया, 50π आपका आंसर आया। परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होता है आपको पता ही, जैसे आप परसेंटेज मार्क्स निकालते हो, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। परसेंटेज निकालने के लिए जितना परसेंट जो डिक्रीज हुआ है वैल्यू में, उसे आप न्यूमरेटर में रखेंगे, यानी कि 50π डिक्रीज हुआ है। पुराना सरकमफ्रेंस था क्या, पुराना सरकमफ्रेंस था 200π मल्टीप्लाई बाय 100%, के 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 आपका 50 को 25 टाइम्स डिवाइड कर देगा। इसका मतलब जो नया सरकमफ्रेंस आया वो कितना बड़ा हो गया, वो 25% बड़ा हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम इसे इस ट्रिक इतने बेसिक मेथड से सॉल्व ना करें स्टूडेंट, तो हम इसको एक ट्रिक से, छोटे से मेथड से भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे। ओके, मान लीजिए पहले आपका रेडियस था 100, तो जो नया रेडियस हो गया वो कितना हो गया, 125। ठीक, पहले आपका सरकमफ्रेंस कितना आया भाई, जब रेडियस 100 होगा तो इसका सरकमफ्रेंस आया 200π, और नए का सरकमफ्रेंस क्या आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 250π, है ना। कितना इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 50π का। ठीक है, ओरिजिनल कितना था 200π मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसको इतने छोटे मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, ये मेरा समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, तो इससे इस तरीके से आप और इजीली कर सकते हैं। 100 मैंने क्यों लिया बेटा, 100 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 100 रखने पे आपको ये इतना जो सॉल्व करने में टाइम लगाना पड़ा ना, ये नहीं लगाना है। 100 में 25% बोल रहा है, बस 25 ऐड कर दो 125। ये जो परसेंटेज निकाला, फिर हमने उसमें 100 ऐड किया, इतना नहीं करना है। 100 इसीलिए लिया जाता है। कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आते थे तो हम हमेशा क्या करते थे, जहाँ पे सीपी नहीं दिया होता तो वहाँ पे हम हमेशा सीपी को 100 मांग लेते थे, है ना, क्योंकि उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो 100 मान लीजिए, जब आपको मानना ही है तो क्यों हम x या y या 1 और 2 माने, उससे हमें क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और पॉइंट में वैल्यूज आएंगी 100 125। यहाँ पे क्या था, सरकमफ्रेंस में 200π, ये 250π, डिफरेंस कितना आ रहा है 50π, ओरिजिनल सरकमफ्रेंस 200π, डिवाइड कर दिया, आ गया परसेंटेज आपका। ओके, तो इस तरीके से जल्दी भी लगा सकते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज रखनी है, 60 डिग्री की, 30 डिग्री की, जो आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो बस सिंपली हमें वैल्यू रखनी है। सो 4 sin स्क्वायर 60 क्या हो जाता है, sin स्क्वायर 60 हो जाता है √3/2 उसका स्क्वायर, प्लस 3 tan स्क्वायर 30 क्या हो जाता है, 3 tan स्क्वायर 30 हो जाता है 1/√3 उसका स्क्वायर, माइनस 8 sin 45, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 1/√2। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 3/4, यहाँ पे आपका आ गया 3/1/3, ये आपका हो गया 8/2। 4 से 4 डिविजिबल है, 3 से 3 डिविजिबल है, 2 से 8 डिविजिबल है 4 टाइम्स। ये आपका 4 - 4 आंसर क्या आ गया 0। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
the smallest rational number by which 1/3 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after one decimal place. क्वेश्चन कह रहा है इसे किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें कि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो सीधा 1 डिजिट बाद टर्मिनेट हो जाए. ओके, सो ऐसा आप कब कर सकते हैं? ऐसा देखिए, डेसिमल टर्मिनेशन कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा ये डिपेंड करता है उसके डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है 2 और 5 का, उसमें हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की पावर हाईएस्ट है या 5 की पावर हाईएस्ट है. ठीक, तो 1/3 अगर 3 आ गया डिनोमिनेटर में तो इट इज़ वेरी क्लियर कि 3 पे तो वो टर्मिनेट ही नहीं होगा. तो इसका मतलब हमें जो न्यूमरेटर में कहीं ना कहीं 3 लेना है. तो ऐसा तो आपके पास 3 ऑप्शंस में अवेलेबल है. ठीक, पहले वाला अगर हम चूज कर लेते हैं ये तो हो ही नहीं सकता. ठीक, क्योंकि 3 हमें हटाना है तो 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं 3 हटाने के लिए. पहला ऑप्शन अगर हम ले लें स्टूडेंट्स तो 3 से 3 डिविजिबल है. नीचे क्या आ जाएगा 1/10, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2/5. यहाँ दोनों की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है. ठीक है, चाहे आप 2 की ले लें चाहे 5, दोनों की पावर 1 आ रही है. इसका मतलब कि ये जो डेसिमल एक्सपांशन है ये 1 डिजिट बाद टर्मिनेट हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है. ओके, इसको ले लेते हैं तो नीचे आ जाएगा 1 का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन होगा नहीं तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया. इसको ले लेते हैं तो आपका नीचे आ जाएगा 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 2. तो हाईएस्ट पावर फिर 5 की हो गई, दैट इज 2. इसका मतलब 2 डिजिट बाद डेसिमल टर्मिनेट करेगा तो ये ऑप्शन भी राइट नहीं है. ओके, सो ये आपका सेक्शन बी था स्टूडेंट. सेक्शन बी के हमने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए. नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन सी, दैट इज बेस्ड ऑन केस स्टडी. इसमें आपके कितने क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, एक मार्क्स के, जिसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका फर्स्ट केस स्टडी. 2 होटल्स आर एट द ग्राउंड लेवल ऑन ईदर साइड ऑफ द माउंटेन. एक माउंटेन है जिसके ग्राउंड लेवल पे ये 2 होटल्स हैं और इसके ऊपर 2 हट्स भी हैं, ए एंड बी. और क्या दिया गया है, आपको कुछ दिया गया है इन्फॉर्मेशन कि जो रेशियो है डिस्टेंस बिटवीन होटल 2 टू हट बी. ठीक है, ये होटल 2 है और ये होटल बी, इनके बीच के डिस्टेंस का जो रेशियो दिया गया है वो 3:7 है. ठीक है, यानी कि ये आपका 3 है और ये आपका 7 है. क्यों? क्योंकि 7 क्या है, हट बी है. ठीक, सो माउंटेन से हट बी का 7 है और माउंटेन से होटल 2 का आपका 3 है. सो ये आपका रेशियो गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय बोथ होटल्स एंड माउंटेन टॉप टू द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय बोथ हट्स एंड माउंटेन टॉप. ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि होटल और माउंटेन टॉप का जो पेरीमीटर है उस ट्रायंगल यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर और छोटे वाले ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो निकालिए. ठीक, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो कि किससे बन रहा है, पहले होटल का लेना है तो होटल लिख देते हैं यहाँ पे. ठीक, और नीचे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो कि किससे, हट का बन रहा है. ठीक है, अब आपको पता है पेरीमीटर सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट की बात करें तो पेरीमीटर का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर हो जाता है. तो अगर होटल के करस्पॉन्डिंग साइड ले लें तो स्टूडेंट ये था 7 और 3, तो होटल तो यहाँ तक है यानी कि ये टोटल लेना पड़ेगा हमें जो कि है 10. तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे आपको हट वाला लेना पड़ेगा, हट का कितना है 7. तो आपका आंसर क्या आ गया, 10:7, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन होटल 1 एंड हट ए. ठीक है, तो देखिए ये रेशियो आपको पता है 7:3 है और ये आपको 10 पता है. हम इतने को मान लेते हैं h. ठीक है, सो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बिकॉज ये 2 एंगल्स इक्वल होंगे आपके स्टूडेंट्स और ये एक एंगल कॉमन है. तो सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं. तो क्या हो जाएगा 10/h इज इक्वल्स टू 7/3. करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं. तो h यहाँ से आपका क्या आ गया 30/7. समवॉट ये वैल्यू आपकी क्या आएगी 4 पॉइंट समथिंग आएगी. तो 4 पॉइंट समथिंग से एक वैल्यू आपकी गिवन है दैट इज 4.29 माइल्स. क्वेश्चन 43, horizontal distance between hut A and hut B is given to you, that is this is 8 miles, this is given to you. ठीक है, then the distance between the two hotels, क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों होटल्स के बीच की डिस्टेंस निकालिए. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने लास्ट वाले पार्ट में ये जो होटल हट 1 से लेके डिस्टेंस थी ये 4.29 कैलकुलेट करी है. ठीक है, लास्ट अभी 42nd पार्ट में. सो अगर हम हट होटल 1 के डिस्टेंस माउंटेन से बात करें तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल आपको ऐड करना पड़ेगा 10 में से. ठीक है, और इस y की वैल्यू को निकालने के लिए हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ही इस्तेमाल करेंगे. तो 10, ठीक है, अगर हमने ये साइड छोटे ट्रायंगल की 10 ली है तो हम इसी साइड का रेशियो लेंगे. ठीक, बड़े वाले के लिए, तो बड़े वाले के लिए साइड क्या हो जाएगी फिर 14.29 हो जाएगी. करेक्ट. देन उसके बाद अगर हमने छोटे ट्रायंगल का 8 माइल्स लिया है डिनोमिनेटर में तो हमें बड़े ट्रायंगल का भी वही पार्ट लेना होगा करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि y. ओके, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ गई
14.29 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 10। क्लियर? अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका क्या आएगा 72, 7 कैरी 16 प्लस 7 23.2 कैरी 8 4 32 34 3 कैरी 8 1 8 8 3 11। ठीक है, नीचे आपका डिनोमिनेटर में है 10, तो ये आपका हो गया 11.432। अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लें तो दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दैट वी आर गेटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम माउंटेन टॉप टू हट ए इज 5 माइल्स। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये माउंटेन टॉप से डिस्टेंस 10 की जगह 5 माइल्स हो जाए, more than that of distance from hotel to top mountain। क्वेश्चन कह रहे हैं जितनी इसकी डिस्टेंस है, ठीक है, होटल 2 की टॉप माउंटेन से अगर होटल 2 की डिस्टेंस हम मान ले x है, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, हट ए से माउंटेन टॉप की, ये इस x से 5 माइल्स ज़्यादा है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हट ए की डिस्टेंस आपको ऑलरेडी 10 माइल्स दी गई है, तो 10 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 5 प्लस एक्स, तो x क्या हो गया, यहाँ से आपका आ गया 10 माइनस 5, सॉरी लेट मी रेज इट, तो ये आपका हो गया 10 माइनस 5 यानी कि 5 आ गया। तो इस x की वैल्यू आपको क्या पता चल गई, 5 पता चल गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हट बी एंड टॉप माउंटेन। ठीक, ये जो हट बी है यहाँ पे, इसका माउंटेन टॉप से कितना डिस्टेंस है। ठीक, तो आपको पता है रेशियो जो पहले दिया गया था वो 7:3 दिया गया था। ठीक है, 7:3 आपके पास पहले से अवेलेबल था। तो अगर ये पूरी x पूरी क्या है 10 है। ठीक, अगर हम इसके रेशियो को मान लेते हैं, मान लीजिए इसका रेशियो 7:3 आपको दिया गया है, रेशियो मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए a, तो ये क्या हो जाएगा 7a प्लस 3a इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, बिकॉज टोटल आपको पता है और 7 प्लस 3 टोटल ही बन रहा है, तो ये हो जाएगा 10a इज इक्वल्स टू 5। सो यहाँ से a क्या आ गया 5/10 आ गया। ओके, यानी कि 0.5 आ गया। तो आपको हट के लिए निकालनी है, हट के लिए कितनी है 7 है, तो 7a की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 7a की वैल्यू आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई 0.5 यानी कि 7 5 35 होता है, 3.5 माइल्स आपका आंसर आ गया। ओके, सो यहाँ पे हमने रेशियो के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which property of geometry will be used to find out the distance between hut B and mountain top। क्वेश्चन कह रहा है कि हट B से माउंटेन टॉप के लिए अगर हम किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, थेल्स थ्योरम का। ओके, नेक्स्ट आपकी केस स्टडी 2 है, जिसमें बोला गया है कि चिल्ड्रन वर प्लेइंग अ गेम बाय मेकिंग सम राइट एंगल ट्रायंगल्स ऑन द प्लेन शीट ऑफ पेपर। एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है जिसपे राइट एंगल ट्रायंगल्स बना दिया गया है। ठीक है, और इस पे चिल्ड्रन प्ले कर रहे हैं। दे टुक अ राइट एंगल ट्रायंगल विद 2 ऑफ इट्स साइड्स। ठीक, उनकी एक साइड आपको राइट एंगल ट्रायंगल की ये दी गई है, दूसरी आपको ये दी गई है, और ये बी पे आपका 90 डिग्री है। विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यूजिंग द डेटा अबव द वैल्यू ऑफ साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगर स्टूडेंट साइन ए बोल रहा है यानी कि बेस एंगल हमारा ये हो गया, तो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। ठीक, सो साइन ए क्या होता है, आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए, क्या होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइट को हम h से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अदरवाइज p से भी, और नीचे आपका हाइपोटेन्यूज। तो हाइट क्या है आपकी, हाइट परपेंडिकुलर क्या है 20, हाइपोटेन्यूज क्या है 25, ये आपका आ गया 4/5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ साइन सी। क्वेश्चन कह रहा है सी के लिए, तो अगर आप बेस एंगल ये है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। सो साइन सी अगेन सेम फॉर्मूला, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर, सॉरी इसको पी कर लेते हैं अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब परपेंडिकुलर आपको पता है, नहीं पता तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर निकालें। ठीक, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, जिसका कहना है कि 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये हो गया 625, ये हो गया 400 प्लस पी स्क्वायर। सो पी स्क्वायर हो गया आपका 225, जिसमें पी हो गया आपका 15, यानी कि ये आ गई 15। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 15/25, आंसर आ गया 3/5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan c की वैल्यू बोल रहा है c ये है, तो परपेंडिकुलर आप बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये, लास्ट क्वेश्चन में हमने परपेंडिकुलर 15 निकाल लिया था। tan क्या हो जाता है आपका, tan हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 15, बेस है 20, क्या आंसर आ गया 3/4, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब डेटा से वैल्यू ऑफ कॉस ए निकालिए स्टूडेंट। कॉस ए की बात करें तो अब ये बेस हो गया, बेस है 15, ठीक है। कैसे 15, ये हम लास्ट क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, ठीक। 47th में हम लोगों ने निकाला। और आपका ये हो गया परपेंडिकुलर। नाउ कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस है आपका 15, हाइपोटेन्यूज है आपका 25। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आएगा 3/5। ओके, सो विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। आपको इस डेटा की इस वैल्यू, डेटा की बेसिस पे इस वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो अब आपका क्या है, साइन ए हम पहले ही निकाल चुके हैं। देख लीजिए, साइन ए हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था क्या, 4/5। देन हमने टैन ए नहीं निकाला, टैन ए हम इस क्वेश्चन के लिए निकाल लेंगे। साइन ए याद रखिए क्या निकाला था, 4/5। टैन ए अगर आपका बेस एंगल है तो ये बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। 20 आपका परपेंडिकुलर। टैन ए निकालने के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका फॉर्मूला होगा। परपेंडिकुलर है 20, बेस है 15, यानी कि ये हो गया 4/3। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन दिस। सो टैन ए 4/3 प्लस 4/5, नीचे आपका हो जाएगा 4/3 माइनस 4/5। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर का एलसीएम 15, ये हो गया 20 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 12/15। ओके, simplify this, you will have 32/15 upon 8/15। now ये 15 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा 32/8। ये डिविजिबल है, ठीक है। 8 4 हाउ मेनी टाइम्स, 4 से डिविजिबल है आपका। नाउ ये 2 से डिविजिबल है 4 टाइम्स, तो आपका लास्ट ऑप्शन क्या आया, 4 इज द लास्ट ऑप्शन। ओके, सो ये आपका सैम्पल पेपर फर्स्ट था स्टूडेंट्स, जो हम लोग किसका लेके चल रहे थे, हम लोग अरिहंत पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर फर्स्ट सॉल्व कर रहे थे। आगे और भी सैम्पल पेपर्स हैं, डे बाय डे आपकी वीडियोस आती रहेंगी, आप इसे देखते रहिए, खुद भी सॉल्व करिए, ताकि अगर कहीं आप डिफ़िकल्टी फेस करो तो आप मेरी वीडियो से समझ सको कि हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और अगर आप बुक परचेज कर लेते हैं तो आपके पास ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास उसमें सोल्यूशन अवेलेबल है। आप मुझसे भी पढ़ सकते हो, आप बुक के सोल्यूशंस भी चेकआउट कर सकते हो जब आपको नीड हो। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो of sample paper 2. Thank you and have a nice day.